हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक शो दंगल। बिहार में प्रचार का आखिरी नगाड़ा थम चुका है, माइक बंद है, मंच खाली है, लेकिन चुनावी शोर बाकी है। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन आज एनडीए से लेकर महागठबंधन के दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया। योगी ने ललकारा, अमित शाह ने निशाना साधा, राजनाथ सिंह ने विकसित भारत को विकसित बिहार से जोड़ा। वहीं राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप वाले अपने पुराने दांव को दोहराते रहे। तेजस्वी आज एनडीए पर आक्रामक दिखे। इस बीच समस्तीपुर की लावारिस वीवीपैट पर्ची ने प्रचार के बीच विवाद खड़ा कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग में किस पार्टी का सिक्का चलेगा? क्या दूसरे चरण में भी पहले चरण की तरह बम्पर वोटिंग होगी? क्या राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप का असर बिहार की जनता पर हो रहा है? क्या तेजस्वी के वादे पर बिहार को भरोसा है या मोदी नीतीश के सुशासन पर? फैसला 14 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन बहस जारी है। आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। खगड़िया की सरजमी पर देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत है। न नारे, न नगाड़े, न मंच, न माइक, सब थम गया, सब पर विराम लग गया। बिहार के दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार पर पूर्ण विराम लग गया। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एनडीए ने पूरी ताकत दी। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ से लेकर चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और एनडीए सरकार की जीत का दावा किया। राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। मैं नहीं कहता हूं बिहार में हमारी एनडीए की सरकार ने आने के बाद सारा करिश्मा कर डाला है, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि आरजेडी की हुकूमत थी, लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लालटेन का युग था। उस युग से हमारे एनडीए की सरकार ने बिहार को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। यह बात तो मैं कह ही सकता। यहाँ पे न व्यापारी सुरक्षित था, यहाँ पे न इंजीनियर सुरक्षित था, यहाँ पे न चिकित्सक सुरक्षित था, यहाँ पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहाँ पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह रंगल जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। विपक्ष के लोग आएंगे, भ्रम फैलाएंगे, अलग अलग ये लोग डरा कर ही तो वोट लेते हैं। पूरे लोकसभा में क्या किया, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, इसको लेकर डराते रहे। अब एसआईआर को लेकर ये लोग डर फैला रहे हैं। जरूरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की सोच के साथ जुड़ना, नीतीश कुमार जी के अनुभव के साथ जुड़ना। बिहार चुनाव में धीरे धीरे प्रचार के पोस्टर उतर रहे हैं, लेकिन वोटों पर पोस्टमार्टम चालू है। बिहार में दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये चरण महागठबंधन के लिए भी करो या मरो की स्थिति वाला बन गया है। इसलिए आखिरी दिन राहुल गांधी अपने वही पुराने एजेंडे के साथ है। तेजस्वी ने भी सियासत का पूरा अनुभव झोंक दिया। कोई हार नहीं मान रहा हूँ। मैं साफ बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे। इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने महाराष्ट्र में की, इन्होंने कर्नाटक में की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ, बिहार के जो जनरेशन जी है उनसे कह रहा हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे वोट चोरी नहीं होने देनी है। माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे। बिहार में पहले चरण में वोटिंग पैटर्न ने सियासी पंडितों को चौंका दिया है।
दूसरे चरण पर भी सबकी निगाहें हैं। दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर 1302 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है। ये सुपौल के इतिहास में इतना बड़ा भीड़ सुपौल के में कभी नहीं हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी सुपौल की धरती पर पहली बार आए। आप देख सकते हैं कि लाखों का भीड़ है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। चारों तरफ सड़कें जाम है, चारों तरफ खेतों में लोग हैं। हमारा मैदान छोटा पड़ गया जो लाखों का कैपेसिटी वाला है। जबरदस्त माहौल है और इनके आने से सुपौल का माहौल, छातापुर का माहौल और बढ़ गया है। मुझे लगता है कि सेकेंड फेज का चुनाव में इनका बड़ा असर पड़ेगा और भारी बहुमत से एनडीए जीतेगा और छातापुर में तो इतिहास बन जाएगा। ऐसा भीड़ हुआ है। बिहार में बीजेपी ने उत्तर से दक्षिण तक जोर लगा दिया है। टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश भी चुनाव प्रचार करने बिहार पहुंचे। जरूर एनडीए जीतेगा, हैंड्स डाउन जीतेगा। हमारा सोच है कि इधर तो मैं आंध्रा की मंत्री की तरफ से नहीं आया, बट एक इंडियन हूँ और ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है देश के लिए और बिहार के लिए। जो भी काम हमने शुरू किया एनडीए से वो काम कंप्लीट करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर है। और मैं अपील कर रहा हूँ कि बिहार के यूथ को कि एनडीए को एक और टर्म देने का है और ज़रूर जो इंडस्ट्रीज लाने का है और आईटी में भी लाने का है। प्रधानमंत्री साहब को बहुत फोकस है बिहार के ऊपर और बिहार के लिए बहुत काम करने का भी सोच है, इसलिए विजनिंग एक्सरसाइज भी हो गया है और वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग के बीच पहले चरण की वोटिंग का विवाद घसीटा चला आया है। समस्तीपुर में लावारिस वीवीपैट पर्चियों की चर्चा हो रही है तो हाजीपुर में सीसीटीवी बंद होने और संदिग्ध गाड़ी के काउंटिंग सेंटर में घुसने का मामला गर्मा गया है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियाँ मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। हमको लगता है कि वीपैट में क्या निकला है, हमको लगता है विपक्ष ने, ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन वीपैट का जो पर्चा बनता है वो तो सिस्टम के भीतर रहता है और बांध करके उसको वापस लौटा दिया जाता है। तो ये कहाँ से आया? और वीपैट वोट नहीं होता है, वो प्रमाण होता है और मुझे लगता है चुनाव आयोग इसका उत्तर बेहतर देगी। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि समस्तीपुर में जो वीवीपैट की पर्ची दिख रही है वो मॉक पोल की पर्ची है। वहीं हाजीपुर मामले में डीएम ने कहा है कि लापरवाही पर कार्रवाई होगी। जो ये दर्शाया जा रहा है कि बंद हो गया था कैमरा, ये बिल्कुल गलत बात है। कैमरा बंद नहीं हुआ था, टीवी लगाया गया था, उसमें ऑटो टाइमर का कोई इशू था तो कुछ देर के लिए वो बंद हो गया था, लेकिन कंट्रोल रूम में उसका फीड लगातार आ रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी लगातार चल रही है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पुख्ता है। देखिए, ये भी वेरिफिकेशन हुआ है, यहाँ पर जितने सिक्योरिटी में मौजूद थे उनसे पूछा की गई है कि क्या हुआ है। तो उसमें जो सिक्योरिटी दंडाधिकारी हैं, जो फोर्सेस है, उनकी एक गाड़ी पिकअप रात को अंदर गई थी जिसमें उनका बेडिंग इत्यादि सामान रखा हुआ था। इसके लिए जो यहाँ पे इंचार्ज है उनको शोकॉज भी दिया गया है कि वाहन का परमिशन किस आधार पे दिया गया है। आगे से यह घटना नहीं होगी, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने लिख दिया है। लेकिन बिहार में जनता के हाथों में किस नेता और पार्टी की पर्ची है, इसकी चर्चा ज्यादा है। नेताओं के प्रचार थम गए पर जनता अब बोलेगी, वो भी बिना माइक और बिना मंच के। उसकी तय करेगी कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। आज तक मेहमानों से आपका परिचय कराएं उससे पहले दंगल के सवाल आपको बता देते हैं। बिहार में दूसरे चरण में किस गठबंधन का बजेगा डंका, ये हमारा पहला सवाल होगा। वहीं दूसरा सवाल, वीवीपैट पर्ची वोट चोरी का राहुल तेजस्वी का काट बिहार चुनाव में क्या चलेगा। और तीसरा बड़ा सवाल होगा कि क्या सीमांचल में इस बार एनडीए की सीटें बढ़ेंगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। मेहमानों से परिचय कराएं। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ है। करुणा सागर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। जयंत जिज्ञासु, प्रवक्ता आरजेडी की। अनुप्रिया यादव, प्रवक्ता जेडीयू की। मोहम्मद अमीन, जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक है इसी के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुप्रिया यादव जी, वो आप तो विकास की बात करती रही, अब प्रचार थम चुका है। प्रचार में हमने देखा है जो जेडीयू है उसकी रणनीति तो साफ तौर पर नजर आती है, विकास पर बात करते हैं। हालांकि जंगल राज की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पीछे एक सरकार क्या हुई, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं वो आप बताती नजर आ रही हैं। लेकिन क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी में ऐसा आप लोगों ने बांट लिया था कि
बीजेपी बात कर लेगी सीता के मंदिर की भी, घुसपैठियों की भी, जंगल राज की भी, लेकिन आप विकास का एजेंडा लेकर चलेंगे। ये रणनीति थी आपकी और लगता है ये बढ़िया कामयाब रणनीति बनेगी? नहीं अर्पिता जी, अगर आप बतौर मुझसे मेरी पार्टी की स्ट्रैटेजी कहेंगी तो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो हमारी उपलब्धि थी। हमने 20 साल तक जो डिलीवर किया जनता की, क्योंकि हमारी कमिटमेंट जो थी वो वैसी नहीं थी कि हवा में हमने कहा और चीजें धरातल पे नहीं उतरी। हमने जो भी विगत 2005 के बाद से नीतीश कुमार जी ने जो अपनी जनता से कमिटमेंट किया, पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, फिर बेसिक जो बिहार की जनता को चाहिए था, सड़क था, बिजली था, सुरक्षा था, स्वास्थ्य था, शिक्षा था, हर उस आयाम पे काम किया गया। और उसमें सबसे बड़ा एक काम जो अर्पिता जी आप कह सकती हैं, महिलाओं के साथ में कमिटमेंट, क्योंकि जाति धर्म, क्योंकि अगर आप वोटिंग प्रतिशत को जब देखेंगी, और ये बहुत ही आश्चर्यचकित है जब पूरे देश में बिहार की महिला जिसकी कई बात विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन वो महिलाएं डिसाइडिंग है आज के डेट में कि बिहार में सरकार किसकी बननी है। वो महिलाएं जात धर्म से बाहर निकल करके उन्होंने ओवरऑल जो डेवलपमेंट देखा है, जो बेटियों को नीतीश कुमार जी ने 2006 में साइकिल की योजना से लाभ दिया, पोशाक योजना दिया, उनको पढ़ने के लिए बालिका उत्थान योजना के तहत उनकी 10वीं में 12वीं में और ग्रेजुएशन की जो राशि उनको दी, प्रोत्साहन राशि दी गई, वो महिलाएं आज जो नौकरी के माध्यम 35% आरक्षण के माध्यम से जो स्वावलंबी हो रही थी, उनके अलावा जो नई शिक्षा ग्रहण कर पाई, क्योंकि हमारी महिलाओं की जो कह सकते हैं संरचना जो बिहार में जिस तरह से पारिवारिक हो, सामाजिक थी, वो वैसी थी कि इनको घर की 4 दीवारी के अंदर ही रखा गया। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप इसमें महिलाओं का जिक्र कर रही हैं, ठीक है, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो 1951 से अब तक का अगर डेटा एनालाइज किया जाए तो ज्यादातर यही हुआ है कि अगर मतदान ज्यादा होते हैं तो सरकार के प्रति नाराजगी होती है और जनता जवाब देने के लिए उतरती है। ये डर नहीं सता रहा है क्या? नहीं अर्पिता जी, अगर ये बातें होती तो शायद आपको कतार में महिलाएं नहीं होती। मैं फिर कह रही हूँ, आपने 10,000 दिया, वो 30,000 का वादा कर रहे हैं ना। आप अकेले नहीं है जो महिलाओं को रिझाने की कोशिश कर रही है ना, आरजेडी भी पूरी कोशिश कर रही है। तो आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि वो महिलाएं हमारी बात सुन के आई लेकिन वो आरजेडी की बात सुनकर नहीं आई? ये आप कैसे तय कर पाएंगे? अर्पिता जी, हमने महिलाओं को लुभाया नहीं है, हमने महिलाओं का विश्वास जीता है, हमने महिलाओं को वो सशक्त किया है अर्पिता जी, जिसने पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं या जितने भी पत्रकार हैं, उनको ये पता है कि महिलाएं खुद डिसाइड कर रही हैं। अब अच्छा जल्दी से मैं, ठीक है मैम, जो मैं बात कह रही थी जरा ये आंकड़े भी है। देखिए साल 1967 में 51.5% वोटिंग हुई, यानी प्लस 7% बढ़ा। सरकार बदली मैम, 1980 में देखिए 57.3% वोटिंग हुई, यानी करीब 6.8% जो है बढ़त मिली। फिर सरकार बदली, 1990 आ जाइए 62% वोटिंग हुई, यानी 5.8% जो है वो मतदान ज्यादा हुआ। और ये भी दिखा रहा है कि सरकार बदली। आप मुस्कुरा जरूर रही हैं, लेकिन सवाल मेरा यह है कि क्या इस मुस्कुराहट के पीछे कोई टेंशन है? मुस्कुराहट के पीछे वो विश्वास है, वो बिहार के युवाओं को, बिहार के बुजुर्गों का, जिसने अपने परिवार को सुरक्षित महसूस किया, वो एक खुशी के आने वाले समय में हमने जो शिक्षा के साथ में कमिटमेंट किया है पिताजी, देखिए 10,000 कोई हमारी मजबूरी नहीं थी, वो एक संकल्प था। और साथ ही साथ आने वाले समय में जो हमारे आप मैनिफेस्टो को ध्यान देंगे एनडीए के, तो उसमें यह बातें थी कि हम हर जो जिला है वहां पे हम उद्योग स्थापित करेंगे। अब पलायन की जो समस्या जरूर है यहाँ पे, लेकिन उसको अब हम टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां के अब हमारे बिहार के लोग बाहर नहीं जाएं। जिस तरह से जो कांग्रेस बिहार के लोगों को बीड़ी से तुलना कर देती है, लेकिन अनुप्रिया जी फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप ये कह रही हैं 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी कि पलायन की समस्या पर हम जोर दे रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। किया क्या है फिर वो गिनाइए ना सरकार के तौर पर, कितने प्रतिशत पलायन आपने रोक दिया? हम बता रहे हैं। हाँ तो फिर ठीक है अर्पिता जी, इसीलिए हम तुलना करते हैं 2005 से 2025 में। 2005 में 11% पलायन दर था, आज 2% है। अर्पिता जी आप दिल्ली में हैं और आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपको बिहार के लोग वहां मिलते होंगे, कई जिला के, कई शहर के, कई गाँव के लोग और कई राज्य के लोग मिलते हैं। लेकिन हमने जो देखिए सरकार के प्रति विश्वास कब होता है कि जब सरकार जो कमिटमेंट इसको डिलीवर कर पा रही कि नहीं कर पा रही है। और हमने जो जनता से कमिटमेंट किया है, हमने वादा किया था कि अगर हम आपके वादों को नहीं पूरा कर पाएंगे तो हम आपके दरवाजे पे नहीं होंगे। लेकिन बिहार की जनता ने वो जो जंगल राज देखा था, एक मिनट पिताजी मैं अपनी बातों को खत्म करूंगी, वो जंगल राज देखा था जिस समय में लोग सुरक्षित नहीं थे, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। जल्दी सारे मेहमानों को एक बार जोड़ लूं। जैन जिज्ञासु जी,
अब देखिए, ये आंकड़े जो मैंने बताया, हो सकता है आपके चेहरे पर मुस्कान आई हो कि जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा तो सरकार बदली, लेकिन आंकड़े कुछ ऐसे भी 1990 ले लीजिए, 1995, 2000 में बम्पर वोटिंग हुई लेकिन सत्ता नहीं बदली। तो ये संकेत ऐसा नहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसा होगा ही और आरजेडी के लिए फायदेमंद ही है। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी और आपका अपना अनुमान। सबसे पहले तो आज मैं इस देश की राजनीति के जो देदीप्यमान नक्षत्र हैं, प्रखर कर्मयोगी और करुणा और प्रेम से भरे हुए वचनबद्ध नेता तेजस्वी यादव जी को उनके 36वें जन्मदिन पर बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और नए बिहार के निर्माण के लिए जो वो संकल्पित हैं उनको और शक्ति मिले और बिहार को उनकी सलाहियत और उनके अब तक के अनुभव का फायदा नए मकाम को हासिल करने में मिले। यह जो वोटिंग प्रतिशत आप बता रही हैं पहले चुनाव से लेकर अब तक और उसकी व्याख्या आप कर रही हैं, निश्चित तौर पर अमूमन सत्ता परिवर्तन का एक संकेत मिलता है। और यह इसलिए कि बिहार की जितनी महिलाएं हैं वो जितने कर्ज में डूबी हुई हैं और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने उनका जीना मुहाल करके रखा है, तो तेजस्वी जी ने जो कहा कि महिलाओं को अब तक उनके श्रम का कभी भी प्राप्य नहीं मिला, न परिवार में, न समाज में, न और किसी जीवन के क्षेत्र में, तो इसलिए हम उनका सम्मान ही कर रहे हैं। एक तरह से माई बहन मान योजना के तहत प्रति माह जो हम 2500 रुपया देंगे, तो आयन वक्त पर हम लोगों को लगा तेजस्वी जी को कि 2500 रुपये भी नाकाफी हैं। एक ही बार अगर हम साल भर का जोड़ के 30,000 रुपया दे दें जो सरकार बनने के 2 महीने के बाद 14 जनवरी को, तो उससे उनको कोई ठोस काम करने में मदद मिलेगी। हर परिवार में हम जब एक नौकरी का, सरकारी नौकरी का वायदा कर रहे हैं तो लोगों का रुझान हमारी ओर बढ़, इसीलिए इस बढ़े हुए मत प्रतिशत को हम इस रूप में देखते हैं कि लोगों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के हमारे वायदे पर भरोसा किया है। लोगों ने इस बात पर भरोसा किया है कि हम किसानों को उनकी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त धान पर 300 रुपये और गेहूं पर 400 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देंगे। लोगों ने इस बात पर भरोसा किया है कि हम जितने संविदा कर्मी उनको अस्थायी करेंगे। बिहार की जनता को आप ये तो समझते हैं कि बहुत समझदार है, वो चीजों को समझती है, तो अगर आप इतने बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं, क्योंकि वही बात है ना, नेताओं के पास क्या है, बड़े बड़े वादे कर दीजिए, बड़ा बड़ा सपना दिखा दीजिए और जनता को बोलिए कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। जब आप ये बात करते हैं तो हकीकत के चश्मे से देखा है आपने कि कैसे हो पाएगा ये, और आपको क्यों लगता है कि जनता ये नहीं समझ रही होगी कि जो बातें आप एक सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, 30,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, ये सब आप कैसे कर पाएंगे? क्या एक आम जनता के मन में ये सवाल नहीं है? आपके नेता, आपके कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरे तो क्या लोगों ने ये बात पूछी आपसे कि कैसे कीजिएगा ये सब? आपने बहुत ठीक कहा कि बिहार के लोग बहुत विवेक रखते हैं और दूरदर्शी होते हैं और बहुत तार्किकता के साथ किसी भी वायदे को अपनी कसौटी पर वो कसते हैं। जरूर पूछा है और हमने उनसे बताया है कि आप जान रहे हैं कि बिहार की जमीन बहुत जरखेज है, सिंचाई की व्यवस्था है और पंजाब से कहीं ज्यादा हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। सस्ता लेबर बिहार का बाहर के राज्यों में हमको मजबूरन जाना पड़ता है। अगर हम यहाँ की बंद पड़ी फैक्ट्रियों को शुरू करते हैं और अलग अलग बिहार के जो क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर उत्पन्न हम कर सकते हैं, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, कहीं पर ईख की खेती गन्ने की होती है, कहीं मक्के की खेती पैदावार के मामले में एशिया में हम सबसे ज्यादा फड़किया के क्षेत्र में है, तो इसको हम दुरुस्त करेंगे तो जो हम सस्ता लेबर जहां पर भी उपलब्ध होगा, आप जानिए कि वहां उद्योग धंधे लगेंगे। और दूसरी बात कि हम सर्विस सेक्टर, आखिरी बात, सर्विस सेक्टर अपने आप में किसी भी इकोनॉमी को बहुत प्रोडक्टिव बनाने के लिए जरूरी होता है। अगर हम नौकरियां दे रहे हैं, अच्छा है कि आप ये सोच रहे हैं, अब जनता इसको कैसे समझती है ये भी देखना होगा हमारे साथ। जनता बहुत परिपक्वता के साथ जान रही है कि तेजस्वी जी ने अगर 5 लाख लोगों को नौकरी 17 महीने में दी, 4.5 लाख लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, निश्चित तौर पर इस बार भी कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम को हम ध्वस्त करेंगे। ठीक है धनंजय गिरी जी, ठीक है धनंजय गिरी जी, बीजेपी के पास जितने पैतरे थे, जितने हथियार थे, वो सब आपने मैदान में उतार दिया। बड़े बड़े नेता प्रचार कर ही रहे हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं, हर प्रचार में हमने देखा है, लेकिन बीजेपी की अपनी एक लाइन होती थी, उसी लाइन पर बीजेपी आगे बढ़ती थी। या तो हिंदुत्व का मुद्दा हो जाता था, बटेंगे कटेंगे का नारा हो जाता था, लेकिन इस बार कोई ऐसा मुद्दा बचा नहीं जिसको आपने छुआ ना हो। उसमें घुसपैठ भी आ गया, उसमें कटेंगे बटेंगे वाला नारा भी आ गया, उसमें आप सीता माता के मंदिर को बनाने की बात आ गई, यानी सब कुछ आपने बता दिया। और बार बार एक चीज अगर रिपीट मूड में आपने चलाया है तो वो है जंगल राज। वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हैंड्सअप नहीं चाहिए तो स्टार्टअप को चुनिए।
किसी प्रकार का कोई डर था? सारे पैतरे जो चल दिया आपने। धनंजय जी। अर्पिता जी, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। जी बोलिए। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती, और दोनों चरणों में, जनता के दोनों चरणों में हम सर झुकाकर कह रहे हैं कि जनता दोनों हाथ से हमें जो भर भर के आशीर्वाद दे रही है, जनता के सामने हम स्नेह से झुके हुए हैं। जो काम हम लोगों ने किया है, बिहार के मन में मोदी और निश्चय में नीतीश कुमार हैं। जो आप अभी नारी की बात कर रही थी, महिलाओं की बात कर रही थी, महिलाओं को वोटर लिस्ट बना कर रखा गया था, वोटर लिस्ट से निकाल कर उनको अपनी मर्जी की मालकिन बनाया गया है। महिलाओं को स्ट्रेंथन किया गया है, गांधी के बापू के ग्राम स्वराज्य को साकार किया गया है, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ईबीसी को आरक्षण देकर के मजबूत किया गया है। जिस तरह से समाज को स्ट्रेंथन किया गया है, हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में। और जब अपहरण उद्योग का दर्जा ले चुका था बिहार में, जब ये लोग उद्योग की बात करते हैं तो लोग अपहरण अपने आप जोड़ लेते हैं, और मैं नहीं कर रहा हूं। आदरणीय राबड़ी देवी के भाई और लालू जी के साले कहते हैं कि अपहरण उद्योग होता था और उसकी डील मुख्यमंत्री निवास होती थी। लोग उस चीज को सोच करके दहशत में आ जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं, बिहार की जनता कह रही है, आम आवाम कह रहा है। और जब ये तेजस्वी जी हर घर में एक नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी लगती है। आप बताएं, 2.5 करोड़ परिवार को आप कह रहे हैं सरकारी नौकरी, इससे बड़ी नौकरी क्या हो सकती है? और आदरणीय तेजस्वी जी, उनका जन्मदिन भी है, मैं सम्मान कर रहा हूं कि वो बिहार में किसी भी नौकरी की, कि बिहार का देश के किसी भी नौकरी के फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं रखते। ठीक है, ये बातें उन पर अच्छी लगती हैं अगर ये बात आरजेडी करे, क्योंकि देखिए वो सत्ता में नहीं है ना, वो तो आप पर लांछन लगाएगी, वो कहेगी हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, क्योंकि वो नहीं बैठे उस कुर्सी पर। बट आप बैठे हैं उस कुर्सी पर, और पिछले 20 साल से जो सरकार जिस तरह से चल रही है बिहार में, आपको लगता है कि उसने इतना अच्छा काम किया कि जनता उनको सराहकों पर बैठाएगी? क्या वाकई पलायन की स्थिति खत्म हो गई? रोजगार एक बड़ा मुद्दा वहां पर अब जनता देखती है, उस पर आप लोगों ने अच्छा काम किया। दिल पे हाथ रख के सर ये बताइएगा मुझे। अर्पिता जी, नहीं, मैं जनता के कदमों में सर झुकाकर बता रहा हूं और दिल खोल के ये बात बता रहा हूं कि बिहार जहां शाम को घर से बचिया और महिलाएं नहीं निकलती थी, बिहार जहां अंधेरे में कायम था, बिहार जो ललटेन से लहूलुहान था, बिहार जहां 1700 मेगावाट बिजली की खपत थी, 9400 मेगावाट बिजली, हर घर को नल से जल, हर गांव तक सड़क, इज्जत घर, 40 लाख नए पक्के मकान, 1.5 करोड़ महिलाओं को सम्मान, 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को स्ट्रेंथन किया गया। बिहार में जितना काम किया गया है, आप बिहार में आएंगे तो लगेगा कि बिहार अपने गौरवशाली अतीत की तरफ, पुराने वैभव की तरफ, अपने विराटता की तरफ बढ़ता हुआ बिहार है। लगातार कुलाचे भरता हुआ बिहार है, आगे बढ़ता हुआ बिहार है। इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी लाई गई है, उद्योग धंधे जब हम आगे चलते हैं सर, एक बात सुनिए, तो आगे चलते समय पीछे देखते हैं, अगर पीछे देखते रहेंगे तो आगे गड्ढे में ही गिरेंगे ना सर। बार बार जंगल राज की याद क्यों दिलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से? क्यों नहीं ये बताते कि हमने इतना विकास कर दिया, हमने इतना विकास किया, तो बताने की जरूरत क्या थी कि पिछले उसमें क्या? अब तो जनता को दिख रहा है ना विकास इतना हो गया है। पूछा जब मुजफ्फरपुर बालिका, अर्पिता जी, उसका 2 कारण है। जब आप गाड़ी चलाती हैं तो साइड मिरर 2 लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, पीछे भी देखना जरूरी होता है। और दूसरी बात, अय भाई जरा देख के चलो, राज कपूर ने कहा है कि अय भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं जरा पीछे भी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि गाड़ी का जिक्र कर दिया तो मुझे ये भी बता दीजिए ड्राइविंग सीट पर कौन है? नीतीश कुमार बिहार में 2025 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक नई नजीर पेश करता हुआ, कुलाचे भरता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, रनवे पे दौड़ता हुआ, विकास की गाथा लिखता हुआ बिहार, विराट वैभव की तरफ लौटता हुआ बिहार। ठीक है करुणा जी, और जब राहुल गांधी बार-बार, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की भी स्ट्रेटेजी को देखें तो वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा रहा और इसी को बार-बार हर जगह भुनाते हुए रहे। राहुल गांधी बाकायदा बम फोड़ने की जो बात कहते रहे, जिस तरह से उन्होंने आके सब डिटेल सामने रखे। लेकिन अगर मान लीजिए आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तब आप क्या कहिएगा? अगर आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और आप जीत जाते हैं, तो फिर वोट चोरी होकर भी आप कैसे जीतेंगे? अर्पिता जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, हमारे सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अर्पिता जी, बिहार आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 20 साल के नीतीश सरकार के कुशासन में और 11 साल के ट्रबल इंजन की सरकार ने विकास को, बिहार को विकास के जिस पैमाने पर पहुंचाया है, वो बिहार की त्रासदी है। आज नीति आयोग
जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग ने सर मेरा ये सवाल नहीं था। एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सिर्फ एक बार सबका रिएक्शन ले लूं ना, उसके बाद आऊंगी। सर जरा ये तो बता दीजिए, वोट चोरी पर जब आप कहते हैं वोट चोरी हुई और लीजिए जब आप जीत गए तो फिर मतलब वोट चोरी आपने फिर मतलब कह के रोक दी? नहीं, जो मुद्दे हैं हमारे वो मुद्दे रहेंगे। हाँ। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने पूरी जिम्मेवारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एविडेंस के साथ, चाहे वो कर्नाटका का हो चाहे वो हरियाणा का हो, सबको दिखाया कि किस तरह से हो रहा है। और बिहार में जो SIR हुआ है जिसमें 47 लाख वोट काटे गए हैं और उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो किसके वोट काटे गए हैं। नहीं सर, अगर आप जीत गए, आपका गठबंधन जीत गया, फिर वोट चोरी क्या? नहीं, अगर हम जीतेंगे फिर भी हम एनालिसिस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मतलब फिर आप इसके एनालाइज करेंगे क्यों जीत गए? हम हारे या जीते, जो मुद्दा है बिहार में भी पूरी कोशिश SIR के द्वारा की गई है। और ये बिहार के सर ये सर करुणा जी एक सेकेंड ना, बात जब ये हो जाती है, आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, बार बार आप कह रहे हैं, चलिए उसको लेकर एक पूरी लंबी यात्रा हो गई, हर फेज में हम देख रहे हैं, पुराने जब फेज उसमें था, अब आखिरी आज जब पूरा एक तरीके से आप प्रचार थम चुका है, तब तक राहुल गांधी ये बात कहते रहे वोट चोरी। या तो दो सूरत नजर आती हैं, या तो आपका गठबंधन हार रहा है और आपने पहले से अपनी स्क्रिप्ट लिख ली है कि भाई हार रहे हैं तो वोट चोरी कह देंगे कि भैया वोट चोरी हुई, या दूसरी चीज फिर आप अगर जीत जाते हैं तब आपने उसके लिए भी लाइन सोची होगी ना कि क्या कहेंगे। फिर आप क्या ये कहेंगे कि हमारे दबाव में देखिए वोट चोरी नहीं कर पाए भाई साहब, हमने इतना दबाव बना दिया कि वोट चोरी नहीं हो पाई? देखिए, आपने ही सवाल पूछा, आपने ही जवाब दे दिया अर्पिता जी। सर इसका मतलब कांग्रेस की रणनीति मैं बना रही हूँ? फिर कुछ बच नहीं जाता है ना। तो ये है कि जो कोशिश है इस सरकार के, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव में हो, चाहे वो हरियाणा के चुनाव में हो, चाहे कर्नाटक के चुनाव में हो, चाहे वो बिहार के चुनाव में हो, हर जगह ये कोशिश की जा रही है। बिहार की जीत, मेरा सवाल तो सुनिए ना करुणा जी, वो रिपीट टेलीकास्ट नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ जीत गए आप, वोट चोरी और लीजिए जीत गए आप। फिर नहीं, कर्नाटक में हमारी सरकार है। हाँ। उसके बावजूद हमने कर्नाटक में एनालिसिस किया, कर्नाटक की CID ने केस रजिस्टर किया। मतलब आप जीते चाहे हारे वोट चोरी आप कहते रहेंगे, यही है ना? मतलब जीते चाहे हारे उससे लेना देना नहीं है, वोट चोरी तो हुई है। जीत गए तो भी वोट चोरी, हार गए तो भी वोट चोरी, है ना? देखिए, जो सरकार जो कर रही है वो जनता के सामने आना चाहिए और ये हमारा जैन जी आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, आपके ही साथी हैं, सफाई दे रहे हैं वो, अब आप मुस्कुराइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब वो ठीक है। अर्पिता जी, आप जो पैट्रोनाइजिंग ढंग से बात कर रही हैं, मुस्कुरा के आप अपने आप को अटैच कर रहे हैं करुणा जी से, ये भी गजब है सर। नहीं, वही बोले। अच्छा जी, आप जो पैट्रोनाइजिंग ढंग से जो बात कर रही हैं, तो लग रहा है कि आप एजेंडा पेडलिंग करने की कोशिश नहीं, अब ये तो आप अपना फिर वो जो आपका वो कैसेट है ना सर, रिपीट चल रहा था, उसको आपने फिर से उल्टा कर दिया है, जिसमें हर बार यही बात कांग्रेस पार्टी कह देती है। सर सवाल पूछना किसी का एजेंडा चलाना नहीं है। मैं ये बात ठीक है, मैं आपसे यही पूछ रही थी, सुनिए ना, बोलिए ना, मैं तो आपको कह रही हूँ वोट चोरी सुनिए ना सर, जब आप चुनाव में गए हैं, आप ये क्या आप चुनाव पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, आप हर बार ये गिना रहे हैं वोट चोरी, फिर जब आप जीत जाते हैं तब भी आप एनालाइज कर रहे हैं कि अभी भी वोट चोरी हुई है। इसलिए सवाल है सर, इसलिए सवाल है। और ठीक है सर, इसको एनालाइज कीजिए और ठीक ढंग से कीजिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, मोहम्मद अमीन जी के साथ, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ, करुणा जी आ रही हूँ। उड़ाने की कोशिश की। अरे सर आप कहाँ, सर मैं कहाँ से मजाक उड़ा? किसकी? आपकी मजाक? आपका मजाक उड़ाया मैंने सर? बिल्कुल। अरे नहीं करुणा जी, वो मुस्कुरा रहे थे आपके सहयोगी जिज्ञासु जी, मैंने उनको बोला कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैंने तो उनको बोला। ठीक है, तेजस्वी जी और राहुल जी, हाँ सही बात है, तो उनसे क्या मतलब आपको? ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ती हूँ। ठीक है करुणा जी, ठीक है करुणा जी, वो मुस्कुरा रहे थे इसलिए ये बात मैंने कही। आपके चैनल के जो एडिटर हैं उनके चेहरे पर भी, हर जन साधारण के चेहरे पर ठीक है, बस आपने मुस्कुराया इसलिए मैंने कहा। मोहम्मद अमीन साहब, कोई गलत बात ही नहीं है सर, उसमें मुस्कुराने में क्या गलत? सबको मुस्कुराना चाहिए, जीते तो मुस्कुराइए, हारे तो मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए सर, उसमें क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं। ठीक है, मोहम्मद अमीन साहब, ठीक है मोहम्मद अमीन साहब,
आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हर जितने आप इसको देख लीजिए, जो भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं, वोट प्रतिशत बढ़ने की बात जो हो रही है, क्योंकि अगर आंकड़े देखें, इतिहास यही रहा है, वोट प्रतिशत बढ़ता है तो ज्यादातर सरकारें बदल जाती हैं। लेकिन 1990, 95 और 2000 का उदाहरण भी है जब सत्ता नहीं बदली। एसआईआर के बाद बता रहे हैं 9% के आसपास निष्क्रिय वोटर जो है वो हटाए गए हैं। यानी कुछ लोग इसको एसआईआर से भी जोड़कर देख रहे हैं कि प्रक्रिया इस तरह से कंप्लीट की गई है, इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ा है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? अर्पिता जी, देखिए, सवाल इस बात का है कि हमारा इलेक्शन कमीशन हमेशा वोटरों से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर वोटर नहीं होंगे तो इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, ना हमारे स्टेक होल्डर होंगे, कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इसलिए हमेशा इलेक्शन कमीशन ने कोशिश ये की है कि हमेशा इम्प्रूव किया जाए और परसेंटेज पिछले इलेक्शन से आगे जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए, अभी जो वोटर लिस्ट तो होती ही थी, लेकिन अब की बार जो एसआईआर प्रक्रिया की गई है बिहार के अंदर, तो आप इस बात को देखेंगे अच्छी तरीके से कि वहां पे क्या हुआ है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा वोट जो है पुराने वोट डिलीट कर दिए गए, जिनकी डेथ हो गई थी वो हटा दिए गए, और जो माइग्रेट कर गए थे उन लिस्टों को हटा दिया गया और एक अच्छी लिस्ट तैयार की गई और अपडेट लिस्ट तैयार की गई और फ्रेश लिस्ट तैयार की गई, जिसके अंदर आपने देखा होगा 12 से 14 लाख जो वोटर थे, यूथ भी जोड़े गए हैं। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे वोट की प्रक्रिया को इम्प्रूवमेंट होगा और लोगों में एक उत्साह भी बढ़ा है। एसआईआर की वजह से लोगों में डर भी था कि अगर हम शायद वोट न डालेंगे तो हो सकता है हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाए और हमें बाद में तकलीफ होगी। इसलिए उन लोगों ने भी अपनी उलझन में आके आगे बढ़ के मतदान किया है, चाहे वो गांव के लोग रहे हों, चाहे वो शहर के लोग रहे हों। इसीलिए आप देखिए 8 से ज्यादा प्रतिशत मतदान अभी तक के मतदानों से ऊपर हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात आपने जो देखा है कि आपको कुछ पर्चियां मिली हैं वीवीपैट की, उन पर्चियों के बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये जो वीवीपैट की पर्चियां हैं ये हमारी ट्रायल होती है, यानी मॉक ड्रिल होती है, उसकी ये पर्चियां थी पुरानी, वो वहां पे फेंकी गई, लेकिन ये फेंकना गलत था। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को इंस्ट्रक्ट किया गया इलेक्शन कमीशन से। उसके बाद उन्होंने एईआरओ को उसके लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी हमारे रिटर्निंग अफसर होता है और एईआरओ जो होता है वो असेंबलीज के लिए होते हैं, वो एसडीएम का होता है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी एक जांच बैठा दी गई है, जिससे कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है आगे जो इलेक्शन होने हैं वो भ्रम को दूर किया जा सके। और हमेशा अगर हमारी ये ह्यूमन एरर है, हमारे जो लोग रिपोर्ट होते हैं, मोहम्मद अमीन जी, लावारिस ईवीएम की भी बात की जाती है, वो क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? जी, क्या चीज? लावारिस ईवीएम, जैसे कई जगह पर आरोप लगाते हैं कि लावारिस ईवीएम मिल गया, ये देखिए किस तरह से यहाँ गड़बड़ हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन में उत्तर प्रदेश में भी ये बनारस में हुआ था, जिसके लिए समाजवादी ने पॉइंट आउट किया था पिछले चुनाव में। वो हमारी मॉक ड्रिल की होती है मशीनें, वो टच। यानी आप ये कह रहे हैं अगर ये लावारिस ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं या पर्चियों की, तो ये मॉक ड्रिल की है। दोनों चीजों में आपने मॉक ड्रिल की बात कही। वो ट्रक से निकल गई थी, ट्रक से गिर गई थी और वो पाई गई थी, तो उस पे वहां के जो कंसर्न अफसर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था और इसकी जांच बिठाई जाती है और इससे सख्त से सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चाहता है साफ सुथरा इलेक्शन हो, उस पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन मोहम्मद अमीन जी, अब जब साफ सुथरे इलेक्शन की बात होती है तो बार बार यही सवाल उठता रहा, विपक्ष ये पूछता रहा, उसको मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी। मेरा राजनीतिक सवाल नहीं है, लेकिन एक जानकारी के तौर पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं और हम चुनाव में भी देख रहे हैं घुसपैठियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। कह रहे घुसपैठिए हैं जो आए हैं उनको निकालना है। तो सर, क्या ऐसा कोई डेटा चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है जिसमें ये पता चले कि कितने घुसपैठी थे जिनको इस एसआईआर के बाद, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं कि जितने यहाँ रहते हैं या कहीं और रहते हैं या जो अब जिनकी डेथ हो गई है उनको हटा रहे हैं, ये सारी तो नॉर्मल प्रक्रियाएं होती ही हैं। लेकिन जब आप एसआईआर कर रहे हैं यानी इसको और बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो कुछ बड़ा होना चाहिए ना सर, कुछ बड़े फैसले लिए गए होंगे। तो सर उसकी क्या जानकारी होती, क्योंकि बार बार यही सवाल कि कितने घुसपैठिए थे जो निकाल दिए गए? अर्पिता जी, जहां तक सवाल है घुसपैठियों का, कुछ भी कोई बात कहता रहे, लेकिन हमेशा इलेक्शन कमीशन अपनी तरह से काम करता है, उसके विरोध काम करते हैं। और अब की बार इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि जिस तरीके से काउंटिंग एजेंट होते हैं और पोलिंग एजेंट होते हैं, इसी तरीके से अब की बार उन्होंने बीएलएस किए हैं। बीएलओ के साथ में बीएलए यानी बूथ लेवल असिस्टेंट हर पार्टी का स्टेक होल्डर अपना लगा सकता है क्लियरिटी के लिए। उसके बाद लिस्ट तैयार होगी और उसमें अगर कुछ लोग पाए जाते हैं, फेक वोटर्स पाए जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, वो तो हटाई दिए गए। लेकिन अगर पाए जाते हैं लिस्टेड, तो उनको खामोशी से हटा दिया जाएगा और उसकी रिपोर्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, जिसको बोलते हैं डीएम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम को कंप्लेन करेगा, क्योंकि हम लोग इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। इसके लिए जिम्मेदार है गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, कि उनको जो वहां पर पाए गए हैं लोग इस तरीके से, वो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसका डाटा हम नहीं रिलीज कर सकते। उसके डाटा
तो जिसकी भी चाहिए वो मिनिस्ट्री ऑफ होम से मांगेगा। वो बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर की वजह से होता है, बॉर्डर का इंटरफेरेंस होता है, इसलिए उसको हमारा स्टेट नहीं देखता है और ना ही कमीशन देखता है। ये क्लियरिटी इसलिए होनी चाहिए कि जो भी डाटा मांगना है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम से मांगे और फॉरेन और गृह मंत्रालय दोनों मिलकर तय करते हैं, विदेश मंत्रालय, कि इनको डिपोर्ट करना है या कंट्री में रखना है और रखना है। ठीक है सर, ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही धनंजय जी, क्योंकि बहुत जरूरी है तस्वीर साफ होना। आप अभी भी घुसपैठ की बातें करते रह रहे हैं कि कितने घुसपैठी हैं, तो आप लिस्ट जारी करेंगे कितने घुसपैठी हटाए गए? क्योंकि ये तो बता रहे हैं ना हम, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी के कारण ही हम कह रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी है और जिम्मेदारी के कारण ही हम ये कह रहे हैं कि लगातार जो घुसपैठ की कोशिश हो रही है, जो घुसपैठी है, बिहार में फॉरवर्ड ट्रिब्यूनल बना हुआ है हाजीपुर में, और जो लोग पकड़े गए हैं उन पर कार्रवाई चल रही है, केसेस चलते हैं, वहाँ से हाई कोर्ट जाता है मामला, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, ये लगातार चल रहा है। प्रश्न तकनीकी है, वैचारिक है, प्रश्न तकनीकी नहीं वैचारिक है कि क्यों एक घुसपैठिया हो 1 लाख हो 1 करोड़ या 1 भी हो, क्या हम उसके साथ खड़ा होंगे? हम इस रमेश का भी इस देश के संसाधनों पर हक है और रहमान का भी हक है, किसी रोहिंग्या का नहीं है। यह आइडियोलॉजिकल बात है और इस आइडियोलॉजी में बिल्कुल अपने आइडियोलॉजी के साथ खड़े कि कोई भी विदेशी घुसपैठिया कहीं से भी आता है उसको देश का हर नागरिक मिलकर उसका विरोध करे। जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं उसको धर्म विशेष से जोड़ करके वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश की जाती है, हम इसके खिलाफ है। मुल्क का आप धर्म विशेष को क्यों जोड़ना चाहते हैं? और रही बात अब चुनाव की, अगर आप बात करें पिताजी, तो महागठबंधन ने मान ली हार, क्योंकि राहुल गांधी जो चुनाव प्रचार के पहले ही फरार हो गए, वो जंगल सफारी करने निकल गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने बिहार में पूरी तरह से हार मान ली है, पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और हम लोगों ने तो नारा दिया था 2025 225 और फिर से 29, लेकिन जनता जिस ढंग से आशीर्वाद हमें दे रही है, हम लग रहा है कि इस नारे से भी आगे जाएंगे, क्योंकि जिन बिहार ठीक है सर, धनंजय जी घुसपैठियों पर क्या किया आपकी सरकार ने? जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, कितने घुसपैठी निकाल दिए गए? आपने पिछले जो सरकार चला रहे हैं आप, कितने घुसपैठियों पर आपने एक्शन किया? आंकड़ा है सर आपके पास कुछ? देखिए 4 से 14 तक 90,000 के आसपास निकाले गए थे जब यूपीए की सरकार थी। हमारे 7,000 समथिंग निकाले गए, लेकिन उस समय इन्फ्लेशन ज्यादा था, लोग ज्यादा आते थे, निकाले जाते थे। हम लोगों ने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। नहीं सर फिर से जरा दोहराइए। हम लोगों ने अपने समय बहुत कंट्रोल किया है। आप कह रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट में 90 और आपकी गवर्नमेंट में 7 की 60,000, क्या बोला आपने? 7,000 अच्छा, वहां 90 और आपके 7। इसके पहले की बात मैं आपको एक और बड़ी बात बता देता हूं, इससे बड़ी, हाँ, इसलिए कि उनके समय में घुसपैठ ज्यादा होती थी, हमारे समय में कंट्रोल किया गया। अच्छा। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 1992 मोहम्मद कलामुद्दीन और करीम भुरभैया, 2 पाकिस्तानी 2 बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के सहारे आते हैं, 1994 में विधायक बन जाते हैं आसाम में, और 1996 में आसाम हाईकोर्ट ये निर्णय देता है कि दोनों बांग्लादेशी नागरिक उनकी सदस्यता समाप्त होती है, जेल जाते हैं, डिपोर्ट होते हैं। तो न 92 में हम कहीं थे, न 94 में थे, और न 96 के हाईकोर्ट के डिसीजन में थे। और आप ये जानते हैं कि कोई व्यक्ति विधायक का सांसद बनता है, जनप्रतिनिधि बनता है, तो उसको कितने लोगों का वोट मिलता है? तो प्रश्न आइडियोलॉजिकल है, वैचारिक है। आज भी आप लोकसभा के 2024 के लोकसभा में देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट से मार्जिन से कौन जीता है? धुबरी बरपेटा, जो असम का एक इलाका है, और लोकल पार्टी जीतती है, उसमें सबसे ज्यादा आपने 7,000 का जो आंकड़ा दिया सर, मैं ओवरऑल, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में जो जवाब देंगे उसके आधार पर सर, क्योंकि 2017 के बाद से तो आंकड़े ही नहीं आए। 2009 में सर 10,000 लोग जो है घुसपैठी बांग्लादेश के, जो इनलीगल बांग्लादेशीज हैं, वो आए हैं, और 2017 आते आते सर 51। ये मैं एक आंकड़ा आपको दे रही हूं सर। तो 2017 के बाद से क्यों नहीं, ये डेटा क्यों नहीं जारी किया आपने? इसी बात पर आपको बता, सरकार डेटा पर काम कर रही है और बिल्कुल डेटा जारी किया जाएगा। एक घुसपैठी की खोज की जा रही है, इसके लिए स्पेशल मंत्रालय बनाया गया है, इसके लिए अलग से एक पूरा यूनिट बनाई गई है। और घुसपैठ पर आप मंत्रालय बनाने के बाद सर आपने मंत्रालय कह दिया, मैं कह रही हूँ 2009 में भी डेटा आया, 2010 में भी आया, 2011 में भी, हर साल आ रहा है, लेकिन 17 के बाद से आ ही नहीं रहा सर। मैंने तो आपको बताया कि 92-94 में तो 94 तो विधायक बन गया, 96 में वहां से खारिज किया गया। या तो सिलसिला कितना पुराना आप अंदाजा लगा लीजिए कि 96 में असम हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, उससे लेना देना क्या है सर? डाटा ना देने का, 94 में धनंजय जी, इससे क्या लेना देना है डेटा ना देने का या ना जाहिर सामने रखने का? ये जो आपने बात कही, जो मैं सवाल पूछूं, इसका लेना देना क्या है?
लेना देना का तात्पर्य यह है कि कितने पहले से मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है। और ये मैंने पहले भी कहा कि प्रश्न टेक्निकल नहीं है, वैचारिक है। सर मैं टेक्निकल पूछ रही हूँ, आप वैचारिक क्यों ले जा रहे हैं? मैं टेक्निकल पूछ रही हूँ, 2017 से क्यों नहीं आया डेटा सर? अगर आपकी सरकार इतनी ही घुसपैठियों को लेकर सजग थी, सतर्क थी, इतना बड़ा मुद्दा आप उसको चुनाव में बना रहे, कम से कम उस पर काम तो कर लेते, उसके बाद तो जनता के बीच मुद्दा ले जाते। नहीं, इसीलिए इसको स्पेशल एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है और इस पर काम किया जा रहा है, इस पर सघन काम किया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेन ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, वो केस हाई कोर्ट जाते जाते कुछ कम हो जाता है, क्योंकि ठीक है। इसी डेटा से मेरा एक सवाल सर, इसी से मेरा एक सवाल, जो इनलीगल बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए सर, मैंने जो आंकड़ा दिया ना सर, इनलीगल जो बांग्लादेशी जो डिपोर्ट किए गए सर, 2009 में 10,000 और 2017 में 51 कम हो गए। आप कह रहे हैं कोर्ट में मामला चल रहा है, वो लोग बिना कोर्ट के ही चले गए, उन्होंने ज्यादा लोगों को भेज दिया जहां जहां से वो आए थे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर, आप नहीं भेज पा रहे हैं। यही नहीं अर्पिता जी, अभी जब यहाँ पे SIR चला तो नाम कटा गया, तो उसमें घुसपैठियों की बात आई तो बहुत लोगों ने कहा कि गलत नाम काटे गए हैं, उन लोग मिले ही नहीं आज तक। जिन लोगों के नाम कटे वो कौन थे, कहां थे, वो लोग आज तक नहीं मिले। घुसपैठ एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है। इस देश में विधायक बने, इस देश में सांसद बने हैं और इस पर केस चला है, कोर्ट सर मैं ये पूछ ही नहीं रही, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है, ये तो पूरा देश जानता है घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है, ये तो पूरा देश जानता है। ये तो मैंने सवाल ही नहीं पूछा ना, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप घुसपैठ का बड़ा बड़ा मुद्दा बनाकर सामने रख रहे हैं, चुनाव में हर रैली में बोल रहे हैं सर। अगर कोई मान लीजिए आम नागरिक जो आज समझदार है, गूगल कर लेता है, जानकारियां हासिल कर लेता है, अगर वो ये देख ले कि यूपीए गवर्नमेंट में कितने भेजे गए जो भी अवैध यहाँ आए थे घुसपैठी, जो घुसपैठिए थे, और आपने कितने भेजे, तो वहीं दिख जाएगा ना। फिर आप कम से कम वो मुद्दा तो मत उठाइए जहां पर आप कमजोर है। नहीं सर, आपने केवल 51 को ही भेजा। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं उठाएंगे। मैंने आपसे कहा कि आइडियोलॉजिकली हम सही हैं, बिल्कुल आइडियोलॉजिकली सही, और इस आइडियोलॉजी पे कायम है हम, और इस आइडियोलॉजी पे हम कायम रहेंगे, आगे भी कायम रहेंगे। हमने कहा इसमें संख्या मत तो नहीं है, प्रश्न वैचारिक है। नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि केवल आप वैचारिक तौर पर जनसभाओं में इसको कह देंगे, भले वो हो ना हो, मतलब वैचारिक तौर पर आप सभाओं में ये मुद्दा उठाएंगे, भले काम हो पाए ना हो पाए, है ना? नहीं, हमने आप कह रहे हैं एक मंत्रालय बना दिया, मंत्रालय क्या कर रहा है? डेटा तक तो रिलीज नहीं कर पा रहा है सर। नहीं, आज जरूरी थोड़ी कि आज ही डेटा दे, जिसमें डेटा पर काम हो रहा है। मैं कौन से कह रही हूँ आज से दे सर, 17 से इंतजार कर रहे हैं सर, साल हो, 17 से कितने साल हो गए? 25 हो गए सर। मैं थोड़ी कह रही हूँ कि कल ही डेटा नहीं रिलीज किया और मैं कह रही हूँ नहीं 24 घंटे हो गए आपने डेटा नहीं रिलीज किया सर। अर्पिता जी 7-8 साल की बात है सर। हाल ही में पिछले साल बना है और इस पर सघन काम चल रहा है, सघन अभियान चलाया जा रहा है और इसकी जांच की जाएगी, पूरा डाटा बनेगा और डाटा रिलीज किया जाएगा। और जब बात देश की आती है तो ठीक सर, अब फिर अब आप जचता नहीं है सर अगर आप उस मुद्दे पर बोले सर, नहीं जच रहा है। ठीक है करुणा जी, आपने इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनसे बात ठीक है, धनंजय जी रुकिए, मैं प्रवक्ता से बात की और आपने बहुत रेलिवेंट सवाल किए कि ये डेटा कहाँ है। यूपीए में हमने 90,000 किया था, इन्होंने अभी तक 2,500 किया है, बाकी का डेटा नहीं है। और ये कह के कि घुसपैठिए हैं और हम घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे, तो केंद्र सरकार इन्हीं की है, राज्य सरकार इन्हीं की है। 20 साल में नीतीश कुमार सरकार में नीतीश कुमार ने कभी घुसपैठिए की बात नहीं की, तो नीतीश कुमार तो मानते ही नहीं है कि उनके राज्य में घुसपैठिए हैं। केंद्र में राजनाथ सिंह और अमित शाह गृह मंत्री रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के पीरियड में जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनके पास है, सारी जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनके पास है, सारा बॉर्डर गार्डिंग का काम ये करते हैं। तो इसका मतलब ये अगर घुसपैठिए कह रहे हैं तो ये अपने ही गृह मंत्री को कंडेम कर रहे हैं, ये गृह मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना काम। ठीक है धनंजय, जल्दी से इस पे एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद अनुप्रिया जी और जयंत जी आ रही हूं मैं। हाँ नहीं, देखिए जो स्टेट में हमारी सरकार नहीं है उन स्टेट्स में कुछ इन्फ्लिट्रेशन है और जब हमारी सरकार वहां आएगी हम उसको पूरी तरह से रोक लेंगे। लेकिन अर्पिता जी, मुझे इस बात का बेहद अफसोस और दुख है कि चैनल और पैनल पर बैठे हुए हमारे मित्रों ने 92, 94, 96 की घटना, जब कोई विधायक और जनप्रतिनिधि बनता है तो अपने वोट से नहीं बनता है, उसको लाखों लोग समर्थन देते हैं। अगर एक बांग्लादेशी नागरिक, 2 बांग्लादेशी नागरिक ज्वाइंट में विधायक बन गए और सुप्रीम और असम हाईकोर्ट ने खारिज किया, तो ये कितना बड़ा मुद्दा है। इस मुल्क की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला जब हो तो हम जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय और राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके बात करें। और
दूसरे दल के प्रवक्ता है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम लोग ओएम पंचाधिकारतम, तब हम दलों को नहीं देश के स्तर पर बात करते हैं, और देश के लिए हम हमेशा एक पैर पर एक साथ वैचारिक तौर पे और हर तरह से खड़े होते हैं। रही बात वैचारिक रूप से तो खड़े ही हैं, आंकड़े बड़े भले ना जारी कर रहे हो, कदम भले ना उठा रहे हो, मंच से तो बोल ही रहे हैं ना जैन जी। नहीं, वैचारिक रूप से बहुत ही खोखले लोग हैं और यही वजह है। ठीक है धनंजय जी रुकिए। हाँ जैन जी, देखिए एक तो हमारी मुसीबत है लगभग हर चैनल पर कि आप ये इन लोगों को जरूरत से ज्यादा वक्त मिलता है और समानुपाती ढंग से वक्त मिल जाए तो हमें इनकी धज्जियां रखे रखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 88% मुल्कों में कोरोना के बाद सेंसस हो गया, हमारा जो दशकीय जनगणना हुई थी वो आज तक नहीं हो सकी, और उसके लिए जो पैसे जैन जी अगर आप समय चाह रहे हैं तो थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा आपको ना। आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही सही ढंग से, थोड़ा सा रोक लें अगर अपनी गाड़ी तो। मैं वो आवाज आपकी सही ढंग से नहीं आ रही है। हाँ जी गाड़ी में भी रुकी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, धारणा कहते हैं आप कह रहे हैं आज 70 तक की बात करें, मुझे तो ये ध्यान है और इसकी हमने पढ़ा कि 2019 में जैन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप जरा, मैं ठीक कराऊं आपकी आवाज, एक बार ठीक करवाइए फिर उसके बाद आती हूँ क्योंकि आप सुन नहीं पा रही हूँ मैं आपको। अनुप्रिया जी सवाल तो पूछ लीजिए। सवाल तो बहुत सारे पूछे गए सरकार में, अब सरकार में तो आप भी हैं, कोई जवाब देंगी? देखिए अर्पिता जी एक बात मैं बोलूं कि जिससे इलेक्शन कमीशन का दायित्व क्या होता है कि फेयर इलेक्शन हो, और इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो एसआईआर की प्रक्रिया की उसमें जो 65 लाख नाम काटे गए उसमें कई अलग अलग बाइफर्केट किया गया, जिसमें कुछ नाम ऐसे थे अर्पिता जी जिसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पाया गया, वो व्यक्ति आके सामने क्लेम नहीं किया। जिस तरह से विपक्ष जो कह रहा था कि वो जो लोग थे वो इनके लोग थे, तो चलिए आप उन्हीं आपके लोग थे, आप क्लेम कर देते, हमें बता देते वो 2 लाख नाम जो काटे गए वो कहाँ के लोग हैं, वो कहाँ रह रहे थे। कई ऐसी चीजें हैं घुसपैठिया अगर सवाल होता है अर्पिता जी, आपके ही रिपोर्टर्स ने, कई चैनल के रिपोर्टर ने दिखाया है। कुछ लोग हमारे यहाँ एक मजबूरी है, नेपाल है, बंगाल है, वो हमारे सटा हुआ वो बॉर्डर है, तो हमारे यहाँ समस्याएं हैं, वो लोगों को नाम डिटेक्ट किया गया, हटाया गया। ठीक है मैम, जल्दी से मैं ये बता दूं कि सेकेंड फेज जिसके हम अब क्योंकि चुनाव प्रचार आज थम गया और इस फेज में अगर हम देखें तो बीजेपी 2020 में यहाँ पे 42 सीट जीतने में कामयाब रही थी, यानी 15 में 33, तो थोड़ा बढ़ोतरी देखा जाए तो बीजेपी को मिला। जेडीयू जो है वो 2030 में 15 में 30 सीटों पर था और 2020 में 20 सीटों पर आ गया, यानी कुछ सीटें कम हो गई। आरजेडी को अगर आप देखें तो 34 से 33 पर आ गए 15 से 20 में ना, और कांग्रेस 19 से 11। इस पर मैं जल्दी एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं अनुप्रिया जी आपके साथ। हाँ, क्या लग रहा है? देखिए अर्पिता जी जिस तरह से 6 तारीख को वोटिंग हुआ उस आधार पे हम ये मान के चलते हैं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश है, और इसी तरह की जैन जी जल्दी से 30 सेकंड है सरकार बनाने के लिए। जैन जी मैं आपसे कह रहा हूं कि धनंजय जी लगातार झूठ बोलते रहते हैं। आप अपराध के मामले में बोल रहे हैं, मैं सिर्फ संघीय अपराध की बात कर रहा हूं। 1990 में 1.24 लाख था, हमने सत्ता जब छोड़ी घटा के इसको 97,000 किया, और ये इनके समय में 2022 में आखिरी बार जो जारी हुआ 3.5 लाख हो गया। अपहरण की बात ये कह रहे थे, 2003 में सिर्फ 3,211 मामले बिहार में थे। फिलहाल देखिए समय है, अभी यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे आंकड़े हैं, सरकार की जवाबदेही हो जाती है जब वो सरकार में इतने दिन से रहे हो, तो कई सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं और जनता को दरअसल तय करना है। इंतजार 14 तक करना पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए।